हेलो एंड वेलकम व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं पेपर 025864 का एनालिसिस, पेपर 864 आपकी स्क्रीन्स पर। पहला सवाल, सवाल संख्या 76। अब हमारा निर्देश है आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द फॉलोइंग सेंटेंस विच कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। नीचे दिए गए वाक्य के किसी एक सेगमेंट, किसी एक खंड में कोई ग्रामेटिकल एरर या व्याकरणीय अशुद्धि है, वही सेगमेंट, वही खंड हमारा आंसर होगा। तो पढ़ते हैं। By the time we got our tickets and entered the cinema। विद्यार्थी ध्यान दें, we got वर्ब की सेकंड फॉर्म या पास्ट फॉर्म का इस्तेमाल हुआ है। got our tickets and entered the cinema, एक बार फिर से वर्ब की सेकंड या पास्ट फॉर्म का इस्तेमाल हुआ है। The show was already begun, was नहीं, had होना चाहिए था। विद्यार्थी इस ग्रामर पॉइंट पर विशेष ध्यान दें। यदि भूतकाल में दो घटनाएं हुई हो और उनके होने में क्रम हो, तो जो घटना पहले घटित हुई उसे लिखा जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस में, और जो उसके बाद में घटित हुई उसे लिखा जाएगा सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। दिए गए वाक्य में दो काम हुए, एक तो शो का पहले ही शुरू हो जाना और एक हमारा टिकट्स लेकर के सिनेमा हॉल में दाखिल होना। तो जो काम पहले शुरू हुआ वो था शो का शुरू होना। उस क्लॉज को लिखना था पास्ट परफेक्ट टेंस में, और पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब वॉज नहीं, हैड होती है। करेक्शन के बाद वाक्य पढ़ा जाएगा। बाय द टाइम वी गॉट आवर टिकट्स एंड एंटर्ड द सिनेमा द शो हैड ऑलरेडी बिगन। जब तक हमने हमारी टिकट्स ली और सिनेमा हॉल में या सिनेमा में प्रवेश किया, तब तक शो पहले ही शुरू हो चुका था। हमारा करेक्शन ऑप्शन सी में है, यही हमारा आंसर होगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 77, एक बार फिर से वही निर्देश है, पहचाने उस सेगमेंट को जिसमें कोई ग्रामेटिकल एरर है। तो पढ़ते हैं। आस्क हर टू कॉल मी, उससे कहना कि मुझे कॉल करे, मुझे फ़ोन करे। व्हेन शी विल कम बैक, नहीं, व्हेन शी कम्स बैक होना चाहिए था। विद्यार्थी ध्यान दें, ये है प्रथम प्रकार के शर्त वाले वाक्यों का उदाहरण, टाइप 1 कंडीशनल। ऐसे वाक्य जिसमें कोई भावी कर्म वर्तमान शर्त पर निर्भर करता हो। ऐसे में जो शर्त वाला या कंडीशनल क्लॉज या वाक्य खंड है, जो कि अक्सर इफ, अनलेस, अनटिल, व्हेन जैसे शब्दों से शुरू होता है, उसे फ्यूचर नहीं प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं। तो व्हेन शी विल कम बैक नहीं, व्हेन शी कम्स बैक होना चाहिए था। ये क्लॉज प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए था। करेक्शन के बाद वाक्य पढ़ा जाएगा। आस्क हर टू कॉल मी, उसे कहना मुझे फ़ोन करे, व्हेन, जब, शी कम्स बैक, जब वो वापस लौटे। हमारा करेक्शन ऑप्शन सी में है, यही हमारा आंसर होगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 78, फिल इन द ब्लैंक का प्रश्न मिला है, पढ़ते हैं। जुडिशियल डिक्रीज, विद्यार्थी ध्यान दें, जुडिशियल का अर्थ है न्यायिक, डिक्रीज का अर्थ है आदेश। न्यायिक आदेश मे नॉट चेंज द हार्ट, हो सकता है लोगों का दिल ना बदल पाए, बट दे कैन डैश द बिहेवियर ऑफ द हार्टलेस, बट दे कैन रेगुलेट। विद्यार्थी ध्यान दें, न्यायिक आदेश हो सकता है किसी व्यक्ति के हृदय को ना परिवर्तित कर पाए, किंतु वो रेगुलेट कर सकते हैं। दे कैन मीन्स आदेश नियमित कर सकते हैं, सुचारू बना सकते हैं, सही तरह से चलाकर नियमित कर सकते हैं द बिहेवियर ऑफ द हार्टलेस। द हार्टलेस का अर्थ है निर्दयी या बेरहम लोग। तो ये लोग निर्दयी या बेरहम लोगों के दिल को चाहे ना बदल पाए, किंतु न्यायिक आदेश उनके व्यवहार को, बिहेवियर को नियमित अवश्य कर सकते हैं। अन्य ऑप्शंस को कभी इग्नोर न करें, तो उन पर नजर कर लेते हैं। एम्पावर का अर्थ है सशक्त बनाना। डिसार्म का अर्थ है निरस्त्रीकरण करना, हथियार हटा देना, निरस्त्रीकरण करना। और ट्रांसफॉर्म का अर्थ है पूरी तरह से बदल देना या कायांतरित करना। हमारा आंसर ऑप्शन डी, रेगुलेट ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 79, एक बार फिर से फिल इन द ब्लैंक का प्रश्न मिला है, पढ़ते हैं। The villagers dashed the death of their leader by keeping all the shops closed। हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, the villagers mourned। mourned का अर्थ है विलाप करना, दुख व्यक्त करना, शोक मनाना। The villagers mourned the death of their leader। गांव वालों ने अपने नेता की मृत्यु का शोक मनाया, दुख मनाया, विलाप किया, by keeping all the shops closed। सारी दुकानें बंद रख करके अपने शोक को व्यक्त किया। अन्य ऑप्शंस पर एक नज़र कर लेते हैं। अनाउंस का अर्थ है घोषणा करना, प्रोटेस्ट है विरोध करना, और विद्यार्थी ध्यान दें, अंतिम ऑप्शन एक बहुत अच्छा शब्द है, कंसोल। कंसोल का अर्थ है सांत्वना देना या फिर दिलासा देना। हमारा आंसर यद्यपि ऑप्शन सी, मॉर्न्ड ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए
सवाल संख्या 80 अब की बार निर्देश है, हम बताएं प्रश्न शब्द का सिनोनिम या पर्यायवाची। प्रश्न शब्द एक बेहतरीन शब्द है जिसका उच्चारण है डेन्यूमो। विद्यार्थी ध्यान दें, शब्द का प्रोनंसिएशन डेन्यूमंट नहीं है, इस शब्द का सही उच्चारण है डेन्यूमो, जिसका अर्थ होता है किसी कहानी, नाटक या फिल्म का अंतिम भाग जहां उसके आनंद का चरमोत्कर्ष होता है। हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए क्लाइमैक्स। क्लाइमैक्स का भी वही अर्थ है, किसी कहानी या फिल्म का अंतिम और सबसे चरमोत्कर्ष वाला भाग। अन्य ऑप्शंस को कभी इग्नोर न करें, तो उन पर भी एक नज़र कर लेते हैं। ऑप्शन बी स्ट्यू का अर्थ है अवॉइड करना, किसी चीज़ से बचना, तो स्ट्यू है अवॉइड करना। एक्शन आप जानते हैं, और कैरेक्टर का अर्थ है चरित्र। वैसे किसी कहानी, नाटक या फिल्म के पात्र को भी कैरेक्टर ही कहा जाता है। हमारा आंसर यद्यपि ऑप्शन ए ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 81 फिर से वही निर्देश है, प्रश्न शब्द का सिनोनिम या पर्यायवाची बताना है। क्वेश्चन वर्ड है ब्राउबीट, जिसका अर्थ होता है धमकाना या धमकी देना। ब्राउबीट के लिए एक अच्छा सिनोनिम हो सकता है थ्रेटन। अवेलेबल ऑप्शंस में हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए इंटिमिडेट, जिसका अर्थ भी वही है धमकाना, धमकी देना। अन्य ऑप्शंस को रिव्यू कर लेते हैं। ऑप्शन बी कहता है चैलेंज, चैलेंज का अर्थ है चुनौती देना, जबकि ऑप्शन सी है एम्बिशियस, एम्बिशियस का अर्थ है महत्वाकांक्षी, जिसके बड़े इरादे हों। और अंतिम ऑप्शन डी है टार्निश, जिसका अर्थ होता है किसी चीज़ को मलिन करना, धब्बा लगाना। किसी व्यक्ति या उसकी इमेज अथवा उसकी ख्याति के संदर्भ में लिया जाए तो टार्निश का अर्थ है किसी की इमेज या ख्याति खराब करना, किसी की प्रतिष्ठा में कलंक लगाना। हमारा आंसर यद्यपि ऑप्शन ए ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 82 अब की बार निर्देश मिला है प्रश्न शब्द का एंटोनिम या विलोम शब्द बताएं। क्वेश्चन वर्ड है बेलिजरेंट, जिसका अर्थ होता है आक्रामक या उग्र स्वभावी, लड़ाकू स्वभाव वाला, जिसके लिए एक सिनोनिम हो सकता है पग्नेशियस। एक अन्य सामान्य सिनोनिम है अग्रेसिव। हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी कॉर्डियल। कॉर्डियल का अर्थ है मित्रवत या मधुर स्वभाव वाला, इंग्लिश में फ्रेंडली या वार्म। अन्य ऑप्शंस को कभी इग्नोर न करें, तो उन पर भी एक नज़र कर लेते हैं। ऑप्शन ए बेलिकॉस का अर्थ है लड़ाकू स्वभाव वाला, आक्रामक स्वभाव वाला। शब्द बेलिकॉस तो प्रश्न शब्द बेलिजरेंट का सिनोनिम है, जबकि हमें चाहिए एंटोनिम। ऑप्शन सी सॉम्बर एक बहुत अच्छा शब्द है, जिसका अर्थ होता है गमगीन या बहुत दुखी। और अंतिम ऑप्शन डी बिकर भी एक अच्छा शब्द है, जिसका अर्थ है छोटी मोटी चीज़ों को लेकर बहस या विवाद करना, हिंदी में खटपट करना। हमारा आंसर ऑप्शन बी ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 83 फिर से हमें बताना है प्रश्न शब्द का एंटोनिम या ओपोजिट विलोम शब्द। प्रश्न शब्द है विंडिक्टिव, जिसका अर्थ होता है प्रतिशोधात्मक, प्रतिशोध की भावना से प्रेरित। हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी फॉरगिविंग। फॉरगिविंग का अर्थ है माफ करने वाला, अगर आप किसी को फॉरगिव कर लेते हो तो उसे माफ कर देते हो। ऑप्शन ए वेंजफुल एक अच्छा शब्द है, विद्यार्थी ध्यान दें, ये तो प्रश्न शब्द का सिनोनिम है। वेंजफुल मीन्स प्रतिशोधात्मक, प्रतिशोध से प्रेरित। आर्डेंट का अर्थ है उत्साही या जोशीला, किसी चीज़ को लेकर बड़ा एंथ्यूजियास्टिक। और अंतिम ऑप्शन डी फ्रेजाइल एक बढ़िया शब्द है, विद्यार्थी ध्यान दें, फ्रेजाइल का अर्थ है भंगुर या आसानी से टूटने वाला। इसके लिए एक सिनोनिम हो सकता है ब्रिटल। हमारा आंसर यद्यपि ऑप्शन सी फॉरगिविंग ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 84 निर्देश है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड इडियम। नीचे दिए गए वाक्य में एक मुहावरा, एक इडियम रेखांकित है। हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जो इसका सही अर्थ देता हो। तो पढ़ते हैं। द मदर इन लॉ, मदर इन लॉ का अर्थ है सास। एक्सपेक्टेड उम्मीद करती थी हर डॉटर इन लॉ टू बी ऑलवेज एट हर बैक एंड कॉल। विद्यार्थी ध्यान दें, एक्सपेक्ट का अर्थ है उम्मीद करना, डॉटर इन लॉ है बहू। हमें अर्थ बताना है एट समबडीज बैक एंड कॉल का। विद्यार्थी ध्यान दें, किसी की बैक एंड कॉल पर होने का अर्थ है किसी की आज्ञा के अनुसार चलने वाला, सदैव आज्ञा पालन में तत्पर। हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी रेडी एंड विलिंग। रेडी है तैयार, विलिंग है इच्छुक। टू ओबे समबडी किसी की आज्ञा पालन करने के लिए तैयार तथा इच्छुक। तो वो जो सास है वो उम्मीद करती है कि उसकी बहू हमेशा उसकी आज्ञाकारिता के लिए, आज्ञा पालन के लिए तत्पर और तैयार रहे। अन्य ऑप्शंस को रिव्यू कर लेते हैं। ऑप्शन ए कहता है रेडी टू स्टैब समबडी इन द बैक। विद्यार्थी ध्यान दें, स्टैब का अर्थ है कोई धारदार हथियार जैसे छुरा आदि मारना,
तो पीठ में छुरा मारने के लिए तैयार। पीठ में छुरा मारना एक मुहावरा भी है जिसका अर्थ है धोखा देना, बिल्कुल नहीं। रेडी टू कॉल समबडी नियर वन सेल्फ, तैयार हो कि किसी को अपने पास बुलाने के लिए, नहीं। अंतिम ऑप्शन डी कहता है रेडी टू सपोर्ट समबडी इन हिज और हर बिजनेस, बिल्कुल नहीं। हमारा आंसर मात्र ऑप्शन सी ही हो सकता है। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 85, निर्देश फिर से वही है, रेखांकित इडियोमैटिक एक्सप्रेशन का अर्थ बताना है। पढ़ते हैं। द मीटिंग एंडेड इन अ फिएस्को। विद्यार्थी ध्यान दें, फिएस्को का अर्थ है कोई बुरी हार या भारी नुकसान, इंग्लिश में डिजास्टर। तो वाक्य का अर्थ हुआ मीटिंग जो है वो पूरी तरह फ्लॉप रही, पूरी तरह डिजास्ट्रस रही, अर्थात उसका मकसद पूरा नहीं हो पाया, वो एक फेलियर रही। हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, इन अ कंप्लीट फेलियर। वाक्य में से लगाकर पढ़ सकते हैं, द मीटिंग एंडेड इन अ कंप्लीट फेलियर, पूरी तरह से नाकाम रही। अन्य ऑप्शंस पर एक नज़र कर लेते हैं। ऑप्शन ए कहता है सक्सीडेड, जिसका अर्थ है कामयाब रही, बिल्कुल नहीं, ये तो इच्छित अर्थ का विलोम हुआ। ऑप्शन बी कहता है इन कन्फ्यूजन, कन्फ्यूजन का अर्थ है उलझन या गड़बड़, नहीं। और अंतिम ऑप्शन डी कहता है इन एक्रीमोनियस डिबेट। विद्यार्थी ध्यान दें, एक्रीमोनियस का अर्थ है कड़वाहटपूर्ण, तो इन एन एक्रीमोनियस डिबेट, डिबेट है बहस, तो किसी कड़वाहटपूर्ण बहस में खत्म हुई, नहीं, नाकाम रही। हमारा आंसर ऑप्शन सी ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 86, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का प्रश्न मिला है। पहले पढ़ते हैं फिर हल करते हैं। अ डिसीजन ऑन विच वन कैन नॉट गो बैक। गो बैक ऑन का अर्थ होता है मुकरना, ऑन विच यू कैन नॉट गो बैक पूरा फ्रेजल वर्ब है, गो बैक ऑन समथिंग, जिसका अर्थ होता है मुकरना। तो पूरे का अर्थ हुआ एक ऐसा फैसला जिससे आप मुकर नहीं सकते, पलट नहीं सकते। हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, इर्रिवोकेबल। इर्रिवोकेबल का अर्थ है जिसे रद्द नहीं किया जा सकता, तो कोई फैसला आदि जिसे आप रद्द नहीं कर सकते, अर्थात उससे पीछे नहीं हट सकते। अन्य ऑप्शंस पर भी एक नज़र कर लेते हैं। इनवल्नरेबल। विद्यार्थी ध्यान दें, वल्नरेबल होता है जो आसानी से जिसे चोट लग जाए या जो आसानी से क्षतिग्रस्त हो जाए। इनवल्नरेबल हुआ जो बिल्कुल भी वल्नरेबल नहीं है। अभेद्य, अभेद्य अर्थात जिसको कोई चोट नुकसान आदि नहीं हो सकता, जो पूरी तरह से सुरक्षित है। इनफैलिबल। विद्यार्थी उच्चारण पर भी ध्यान दें, शब्द का उच्चारण है इनफैलिबल। इनफैलिबल का अर्थ है जो कभी गलत ना हो, जो कभी कोई गलती ना करे, कभी गलत ना हो, इनफैलिबल है। कोई भी इंसान देखा जाए तो जीवन में इनफैलिबल नहीं है। अंतिम ऑप्शन डी, इनकॉरिजिबल, एक बहुत अच्छा शब्द है जिसका अर्थ होता है जो कभी नहीं सुधर सकता। अगर कोई व्यक्ति बहुत झूठ बोलता है और झूठ बोलने से कभी बाज नहीं आता, तो हम उसे कहेंगे ही इज़ एन इनकॉरिजिबल लायर, मीन्स जो कभी ना सुधरे। हमारा आंसर ऑप्शन बी ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 87, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का एक और प्रश्न है। पढ़ते हैं। चेंजिंग मूड और बिहेवियर सडनली। विद्यार्थी ध्यान दें, चेंज है बदलना, मूड है मिजाज, बिहेवियर है व्यवहार, सडनली है अचानक, एंड अनएक्सपेक्टेडली मीन्स जो उम्मीद के मुताबिक नहीं है। तो अचानक और बिना उम्मीद के कोई आदमी अपना व्यवहार या मिजाज बदल ले तो उसे क्या कहेंगे? हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, कप्रीशियस। कप्रीशियस का अर्थ है सन की या अचानक से स्वभाव बदलने वाला। अजीब सा व्यवहार अचानक कोई करने लगे तो उसका स्वभाव हुआ कप्रीशियस। ऑप्शन ए, विम का अर्थ है सनक। अजीब व्यवहार को कहते हैं विम। विद्यार्थी ध्यान दें, अगर विम के स्थान पर विमजिकल होता तो ये भी आंसर हो सकता था, क्योंकि विम एक नाउन है। हमारा आंसर एक एडजेक्टिव होना चाहिए, तो विमजिकल संभव था, ना कि विम जिसका अर्थ है सनक। अग्रेसिव का अर्थ है आक्रामक। कुछ देर पहले हमने शब्द पढ़े थे बेलिजरेंट और बेलिकॉस, इसी के लिए है। और अंतिम शब्द रीजनेबल का अर्थ होता है उचित, उपयुक्त या तर्कसंगत, या अगर कोई व्यक्ति रीजनेबल है तो समझदारी पूर्ण। हमारा आंसर ऑप्शन सी ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 88, अब की बार निर्देश है दिए गए वाक्य के वॉइस को बदले। पढ़ते, इट इज़ द बेस्ट थिंग दैट द गवर्नमेंट हैज़ डन इन अ लॉन्ग टाइम। विद्यार्थी ध्यान दें, इट्स द बेस्ट थिंग यानी ये सर्वोत्तम चीज़ है, बेहतरीन चीज़ है। दैट द गवर्नमेंट हैज़ डन, जो सरकार ने की है, इन अ लॉन्ग टाइम। इन अ लॉन्ग टाइम का अर्थ है दीर्घ काल में या लंबे अरसे में। तो लंबे अरसे में सरकार ने जो काम किए हैं उसमें ये बेहतरीन चीज़ है, सर्वोत्तम चीज़ है। हमें मिला है एक्टिव वॉइस का वाक्य, जिसे हम बदलेंगे पैसिव वॉइस में। ऐसे वाक्यों में विद्यार्थी सबसे पहले दिए गए वाक्य के टेंस को पहचाने। वाक्य का ये खंड है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, द गवर्नमेंट हैज़ डन। जब हम इसे पैसिव वॉइस में बदलेंगे
तो हमें लगाना होगा हैज़ बीन अथवा हैव बीन, जैसी भी आवश्यकता हो के साथ वर्ब की थर्ड या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। सो हैज़ बीन डन बाय द गवर्नमेंट। इस सारे आलोक में हमारा आंसर मात्र ऑप्शन बी ही हो सकता है। इट इज़ द बेस्ट थिंग दैट हैज़ बीन डन। पैसिव हुआ हैज़ बीन डन बाय द गवर्नमेंट इन अ लॉन्ग टाइम। अन्य ऑप्शंस को कभी इग्नोर न करें, तो उनकी भी समीक्षा कर लेते हैं। ऑप्शन ए कहता है इट्स द बेस्ट थिंग दैट वाज बीइंग डन। बिल्कुल नहीं, हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का खंड मिला था, ना कि पास्ट कंटिन्यूअस का। ऑप्शन जी कहता है इन अ लॉन्ग टाइम द बेस्ट थिंग डन बाय द गवर्नमेंट। बिल्कुल नहीं, हैज़ बीन डन होना चाहिए था। हमारा आंसर ऑप्शन बी ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 89, निर्देश है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। हमें दिए गए वाक्य के फॉर्म को बदलने का निर्देश है। पहले पढ़ लेते हैं। कोट, व्हाट अ रेयर फ्लावर एंड ऑफ द कोट शी सेड। रेयर है दुर्लभ, फ्लावर है फूल या पुष्प। हमें मिला है डायरेक्ट स्पीच का एक वाक्य, जिसे हम बदलेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में। ऐसे वाक्यों में विद्यार्थी सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब पर ध्यान दें। रिपोर्टिंग वर्ब सेड पास्ट टेंस में है, और साथ में वाक्य के प्रकार पर भी ध्यान दें। हमें मिला है एक्सक्लेमेटरी वाक्य, यानी विस्मयादिबोधक वाक्य। ऐसा वाक्य जो किसी व्यक्ति के आश्चर्य, हर्ष, शोक आदि को बताता हो। चूंकि रिपोर्टिंग वर्ब सेड पास्ट टेंस में है और वाक्य एक्सक्लेमेटरी प्रकार का है, हम इसे बदल देंगे एक्सक्लेम्ड में। व्हाट अ रेयर फ्लावर को हम एक साधारण वाक्य में बदलेंगे और रचना होगी पास्ट टेंस में, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है। इस सारे आलोक में हमारा आंसर मात्र ऑप्शन बी ही हो सकता है। शी एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज अ वेरी रेयर फ्लावर। अन्य ऑप्शंस पर एक नजर कर लेते हैं। ऑप्शन ए कहता है शी एक्सक्लेम्ड व्हाट अ रेयर फ्लावर इट इज। नहीं, हमें इसे साधारण वाक्य में बदलना है और वर्ब पास्ट टेंस की होनी चाहिए। ऑप्शन सी कहता है शी आस्क्ड, प्रश्न नहीं पूछा है, एक्सक्लेम किया है। शी टोल्ड दैट व्हाट अ रेयर, टोल्ड दैट व्हाट, बिल्कुल गलत रचना है। हमारा आंसर मात्र ऑप्शन बी ही हो सकता है। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 90, निर्देश है रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड बताएं। हमारा आंसर वो शब्द होगा जिसकी स्पेलिंग गलत है। पढ़ते हैं। बेशक हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, जर्नी की स्पेलिंग में एन और वाई के बीच में ई भी होना चाहिए था। सही स्पेलिंग होगी JOURNEY। जर्नी का अर्थ है यात्रा। अन्य ऑप्शंस पर भी एक नज़र कर लेते हैं। फ्यूरियस का अर्थ है क्रुद्ध, बहुत गुस्से में, एंग्री। डिलिशियस का अर्थ है स्वादिष्ट या टेस्टी। और फेलियर आप जानते हैं असफलता या नाकामी। हमारा आंसर ऑप्शन ए ही रहेगा, क्योंकि अन्य किसी ऑप्शन की स्पेलिंग में कोई गलती नहीं। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 91, फिर से वही निर्देश है। हमारा आंसर वो शब्द होगा जिसकी स्पेलिंग गलत है। बेशक हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, शब्द पोर्ट्रेट की सही स्पेलिंग होगी PORTRAIT। विद्यार्थी ध्यान दें, शब्द पोर्ट्रेट का अर्थ है कोई ड्राइंग या तस्वीर। अक्सर किसी व्यक्ति की ऐसी ड्राइंग या पिक्चर या तस्वीर या पेंटिंग जो सामान्यतः सिर्फ उसके चेहरे, सर और कंधे तक को ही दिखाती हो, पोर्ट्रेट कहलाती है। अन्य ऑप्शंस पर एक नज़र कर लेते हैं। पैम्फलेट आप जानते हैं, पैम्फलेट या लीफलेट, जो कि अक्सर प्रचार सामग्री के रूप में पर्चे बांटे जाते हैं, उन्हें कहा जाता है। परसीवियर एक बहुत अच्छा शब्द है। विद्यार्थी ध्यान दें, ये प्रिजर्व नहीं है, ये अन्य शब्द है परसीवियर, PER। परसीवियर का अर्थ है बारीकी से परिश्रम करना, बहुत सावधानी से मेहनत करना। जब आप काम में बहुत मन लगा के बारीकी से काम करते हैं तो आप परसीवियर करते हैं। अंतिम ऑप्शन डी, पेजेंट, एक बहुत अच्छा शब्द है जिसका अर्थ है कोई तमाशा या शो। हमारा आंसर ऑप्शन सी ही रहेगा, क्योंकि अन्य किसी शब्द की स्पेलिंग में कोई एरर नहीं है। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 92, निर्देश है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू रिप्लेस द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस टू करेक्ट इट। नीचे दिए गए वाक्य में एक अंडरलाइन सेगमेंट है, रेखांकित खंड है। हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जो इसमें दी गई अशुद्धि को ठीक करता हो, सही ऑप्शन से रिप्लेस करता हो। तो पढ़ते हैं। द बिग फार्मर्स, बड़े जो किसान हैं, विथ मोर डीपर ट्यूबवेल्स स्टिल हैव वाटर। बड़े जो किसान हैं उनके पास गहरे ट्यूबवेल्स होने के कारण अभी भी पानी है। स्टिल मीन्स अभी भी, फिर भी। बट मैनी अदर्स फेस अ वाटर क्राइसिस। क्राइसिस का अर्थ है संकट, लेकिन बहुत से जो अन्य हैं वो पानी के संकट को झेल रहे हैं। वाक्य में एरर कहाँ है? निसंदेह यहाँ है। विद्यार्थी ध्यान दें, डीप पर कंपैरेटिव डिग्री है डीप की और मोर कंपैरेटिव फॉर्म है मच की। डबल कंपैरिजन का प्रयोग किया गया है, मोर डीपर नहीं हो सकता।
हाँ, मात्र डीपर या मच डीपर सही होता। अवेलेबल ऑप्शंस में हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, विथ डीपर ट्यूबवेल्स। इसे लगाकर वाक्य को पढ़ लेते हैं। द बिग फार्मर्स विथ डीपर ट्यूबवेल्स, बड़े किसान जिनके ट्यूबवेल्स गहरे हैं, स्टिल हैव वाटर बट मेनी अदर्स फेस अ वाटर क्राइसिस। अन्य ऑप्शंस को रिव्यू कर लेते हैं। ऑप्शन ए कहता है इन डीप ट्यूबवेल्स, इन डीप बिल्कुल नहीं, थ्रू डीपेस्ट नहीं, तुलनात्मक रूप से गहरे के लिए कंपैरेटिव डिग्री चाहिए, और थ्रू भी नहीं। हमारा आंसर मात्र ऑप्शन डी ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 93, फिर से वही निर्देश है, पढ़ते हैं फिर हल करते हैं। सम एजिटेटिंग माइनर्स एलिगेशन दैट देयर आर नो इमरजेंसी मेजर्स इनसाइड द माइंस। विद्यार्थी ध्यान दें, एजिटेट का अर्थ है आंदोलन करना, विरोध करना, तो एजिटेटिंग का अर्थ हुआ आंदोलनरत या आंदोलनकारी। माइनर्स का अर्थ है खान श्रमिक, वो लोग जो किसी माइन या खान में काम करते हो। एलिगेशन है आरोप, दैट देयर आर नो इमरजेंसी मेजर्स, इमरजेंसी का अर्थ है आपातकालिक, मेजर्स का अर्थ है कोई प्रावधान, व्यवस्था, कदम या उपाय। इनसाइड द माइंस, खानों के अंदर। तो उनका आरोप क्या है माइनर्स का जो आंदोलन कर रहे हैं, कि खान के भीतर कोई भी आपातकालिक व्यवस्था नहीं है या नहीं थी, जैसी भी स्थिति हो। वाक्य प्रेजेंट का होगा तो नहीं है, भूतकालिक होगा तो नहीं थी। विद्यार्थी ध्यान दें, बेशक वाक्य में एरर यहाँ है, एलिगेशन नहीं, हमें चाहिए एक वर्ब। अगर वाक्य प्रेजेंट टेंस का है तो अलेज, और अगर पास्ट टेंस का है, भूतकालिक है, तो अलेज्ड। इस सारे आलोक में हमारा आंसर मात्र ऑप्शन ए ही हो सकता है, जिसे लगाकर हम वाक्य में पढ़ें तो पढ़ेंगे सम एजिटेटिंग माइनर्स, कुछ आंदोलनरत जो माइनर्स हैं, खान श्रमिक हैं, अलेज्ड, उन्होंने आरोप लगाया, दैट देयर वर, चूंकि अलेज्ड भूतकालिक है, देयर वर ना कि आर, नो इमरजेंसी मेजर्स इनसाइड द माइंस। तो कुछ खान श्रमिकों ने जो आंदोलन कर रहे थे, उन्होंने आरोप लगाया कि खान के भीतर कोई भी आपातकालिक जो उपाय या प्रावधान या व्यवस्था नहीं थी। अन्य ऑप्शंस को भी रिव्यू कर लेते हैं। ऑप्शन सी कहता है माइनर्स, अपोस्ट्रोफी नहीं होनी चाहिए, माइनर प्लूरल है तो माइनर्स बिना अपोस्ट्रोफी के, एलिगेशन भी नहीं। ऑप्शन डी कहता है माइनर्स, फिर से वही गलती। अलेज पॉसिबल है, किंतु अगर अलेज होता तो भी इज नहीं आर होना चाहिए था। हमारा आंसर मात्र ऑप्शन ए ही हो सकता है। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 94, रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस का एक वाक्य मिला है, जिसे हल करने की विधि से आप बखूबी वाकिफ हैं। दिए गए सेगमेंट्स को जैसे दिया है वैसे पढ़ें, पहली बार में हल करने की चेष्टा ना करें, उसके उपरांत उन्हें सही क्रम में रीअरेंज करें। तो पहले पढ़ते हैं। शॉपकीपर कोट, हियर आई हैव पैक्ड देम ऑल, एंड ऑफ द कोट। माला कोट, प्लीज गिव मी अ पैकेट ऑफ बलून्स, बलून्स है गुब्बारे, 2 पैकेट्स ऑफ स्ट्रीमर्स। विद्यार्थी ध्यान दें, स्ट्रीमर क्या है, कागज की रिबन्स हैं जो अक्सर सजावट के काम आती हैं। एंड सम कैंडल्स, एंड ऑफ द कोट, कैंडल्स हैं मोमबत्तियां। शॉपकीपर कोट, सिंस, चूंकि, वी आर ऑफरिंग सम डिस्काउंट ऑन द बलून्स, चूंकि हम बलून्स पर कुछ डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं, यू नीड टू पे ओनली 30 रुपीज़, तुम्हें सिर्फ 30 रुपए देने होंगे, एंड ऑफ द कोट। खंड डी है माला कोट, हाउ मच डू आई नीड टू पे, एंड ऑफ द कोट। इतना पढ़ने पर हमें खासा सटीक अनुमान हो चला है, कोई माला नाम की लड़की है जो ग्राहक है, किसी दुकान में गई है बलून्स, स्ट्रीमर्स और कैंडल खरीदने, और दुकानदार उसे ये चीज़ें बेच रहा है। हमारे पास जो 2 बेहतरीन लिंक्स हैं वो हैं BA तथा DC। सबसे पहले इंट्रोडक्टरी खंड B। माला ने क्या कहा, कोट, प्लीज गिव मी अ पैकेट ऑफ बलून्स, 2 पैकेट्स ऑफ स्ट्रीमर्स एंड सम कैंडल्स। बी के उपरांत ए, शॉपकीपर कोट, हियर आई हैव पैक्ड देम ऑल, एंड ऑफ द कोट, ये रही चीज़ें जो आप मांग रही थी, मैंने पैक कर दी हैं। उसके उपरांत ए के उपरांत होगा खंड डी। माला ने पूछा कोट, हाउ मच डू आई नीड टू पे, चूंकि उसने पैक कर दी, एंड ऑफ द कोट, मुझे कितना भुगतान करना है। ए के उपरांत खंड डी, और अंतिम खंड मात्र सी ही हो सकता है। भुगतान के बारे में पूछा, जिस पर शॉपकीपर ने क्या कहा, कोट, सिंस वी आर ऑफरिंग सम डिस्काउंट ऑन द बलून्स, यू नीड टू पे ओनली 30 रुपीज़, एंड ऑफ द कोट्स, एंड ऑफ द कोट। तो दुकानदार ने कहा चूंकि हम कुछ डिस्काउंट दे रहे हैं तो इसलिए आपको मात्र 30 ही रुपए देने हैं। हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जो सबसे पहले देता हो सेगमेंट बी, उसके उपरांत ए, उसके उपरांत डी तथा सी, इसी क्रम में BADC। हमारा आंसर होगा मात्र ऑप्शन बी, BADC।
अन्य कोई ऑप्शन सही नहीं। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 95 एक बार फिर से रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस का प्रश्न है। वही विधि है, पढ़ें और फिर सही क्रम में लॉजिकली उन्हें अनस्क्रैम्बल करें, रीअरेंज करें। तो पढ़ते हैं। दे स्टॉप्ड एट अ विलेज ऑन द वे टू रेस्ट एंड ड्रिंक वाटर। वो रुके किसी गांव में, ऑन द वे रास्ते में जो था, टू रेस्ट थोड़ा आराम करने के लिए, एंड ड्रिंक वाटर पानी पीने के लिए, एंड फाउंड द एंटायर विलेज जो पूरा गांव था, हैड गैदर्ड वो इकट्ठा हो गया था, टू वॉच अ वेट लिफ्टर एक वेट लिफ्टर को देखने के लिए पूरा गांव इकट्ठा हो गया था, हु वॉज पुटिंग ऑन अ परफॉर्मेंस जो कि एक परफॉर्मेंस कर रहा था, कुछ करके दिखा रहा था। खंड बी कहता है तेनाली वॉज वेरी इम्प्रेस्ड एंड ही एक्सक्लेम्ड। तेनाली जो है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ और उसने जो है आश्चर्य या फिर आनंद से भरकर कहा, एक्सक्लेम किया, कोट यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड ऑफ द कोट। विद्यार्थी ध्यान दे, एक्सक्लेमेटरी मार्क है, तो बड़े आश्चर्य से, प्रसन्नता से उसने कहा, तेनाली ने कहा, तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो, बहुत शक्तिशाली हो। विथ हिज बिग आर्म्स, उसकी जो बड़ी बड़ी बाहें थी, एंड बल्जिंग मसल्स। विद्यार्थी ध्यान दे, बल्जिंग का अर्थ है फूली हुई, मसल्स फूली हुई मांसपेशियां। ही पिक्ड अप अ 200 kg बैग ऑफ राइस। उसने उठा लिया 200 किलोग्राम का एक राइस का बैग विथ ईज, बड़ी आसानी से। वन डे तेनाली रामन, और या फिर तेनाली रामा शब्द को कहीं रामा कहीं रामन करके उच्चारित किया जाता है। तेनाली रामा या तेनाली रामन एक बहुत विद्वान पात्र थे हमारी कहानियों में। वन डे तेनाली रामन एंड हिज वाइफ वर ट्रेवलिंग टू विजयनगर। इतना पढ़ने पर हमें खासा सटीक अनुमान हो चला है कि तेनाली रामन या तेनाली रामा अपनी पत्नी के साथ कहीं यात्रा कर रहे थे, शायद विजयनगर जा रहे थे। वहाँ उन्होंने देखा कि लोग इकट्ठे हुए थे और एक वेट लिफ्टर जो था उसने 200 किलो का चावल का एक बैग बड़ी आसानी से उठा लिया, जिसे देखकर तेनाली रामा बड़ा प्रभावित हुआ। हमारे पास जो दो बेहतरीन लिंक्स हैं वो है सबसे पहले खंड DAC और अंतिम खंड B, इसी क्रम में। तो सबसे पहले ओपनिंग जो खंड होगा, इंट्रोडक्टरी सेगमेंट होगा, वो है D, वन डे, कभी एक बार की बात है। तेनाली रामन एंड हिज वाइफ वर ट्रैवलिंग टू विजयनगर। तेनाली रामन या तेनाली रामा, जैसा आपको पसंद हो, वो और उसकी पत्नी विजयनगर की ओर यात्रा कर रहे थे, उस ओर जा रहे थे। डी के उपरांत होगा खंड A। दे स्टॉप्ड एट अ विलेज, वो एक गांव में रुके, ऑन द वे मार्ग में, टू रेस्ट एंड ड्रिंक वाटर, एंड फाउंड द एंटायर विलेज, पूरा गांव, हेड गैदर्ड इकट्ठा हो गया था, टू वॉच अ वेट लिफ्टर, वेट लिफ्टर जो आदमी वजन उठाता है, हु वॉज पुटिंग ऑन अ परफॉर्मेंस, जो एक परफॉर्मेंस दिखा रहा था। खंड A के उपरांत होगा C, विथ हिज बिग आर्म्स, अपनी बड़ी बड़ी बाहों से, एंड बल्जिंग मसल्स, फूली हुई मांसपेशियों के माध्यम से, ही पिक्ड अप अ 200 kg बैग ऑफ राइस विथ ईज, बड़ी आसानी से उसने 200 किलो का एक बैग या बोरा उठा लिया चावल का। अंतिम खंड मात्र B ही हो सकता है, ये देखकर तेनाली वॉज वेरी इम्प्रेस्ड एंड एक्सक्लेम्ड, और उसने भाव में भरकर कहा, कोट यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड ऑफ द कोट, तुम तो बहुत ताकतवर हो। हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जो हमें देता हो सबसे पहले D, उसके उपरांत A, C तथा B, इसी क्रम में हमारा आंसर होगा मात्र ऑप्शन C, D, A, C, B, अन्य कोई ऑप्शन सही नहीं। आगे बढ़ते हुए अंतिम 5 प्रश्न हमें मिला है क्लोज टेस्ट फिल इन द ब्लैंक्स का एक समुच्चय, जिसे हल करने के तरीके से आप बखूबी वाकिफ हैं। पहली बार में सीधे हल करने की कोशिश ना करें, दिए गए पैसेज को पढ़ें फिर उसे हल करें, और यदि समय अपर्याप्त हो, नाकाफ़ी हो, तो आधा पैसेज पढ़ें, उसके उपरांत उसे हल करें, और हमेशा याद रखें ब्लैंक्स के आगे तक पढ़ें। तो पढ़ते हैं। बेन कमिटेड डैश क्राइम। विद्यार्थी ध्यान दें, बेन किसी व्यक्ति का नाम है, कमिट का अर्थ है कोई कृत्य करना, जैसे अपराध करना। डैश क्राइम व्हेन ही डैश अ बैंक, समवन कोई व्यक्ति, द क्राइम, एंड टोल्ड द पुलिस, पुलिस को बता दिया। द पुलिस चार्ज्ड हिम, चार्ज का अर्थ है कोई आरोप लगाना, डैश द क्राइम। इतना पढ़ने पर हमें खासा सटीक अनुमान हो चला है कि कोई बेन नाम का व्यक्ति है, उसने कोई अपराध किया है, जैसे किसी बैंक में चोरी आदि की हो। अब हम इसे हल कर सकते हैं, तो पढ़ते हैं। बेन कमिटेड डैश क्राइम, बेन कमिटेड अ क्राइम, बेन ने एक अपराध किया। विद्यार्थी ध्यान दें, शब्द क्राइम एक काउंटेबल सिंगुलर नाउन है, जिसका उच्चारण या प्रोनंसिएशन कॉन्सोनेंट ध्वनि से शुरू होता है, इसलिए एन नहीं हो सकता, अ होगा। बेन कमिटेड अ क्राइम।
अन्य ऑप्शंस पर भी एक नज़र कर लेते हैं। मच और मैनी दोनों का अर्थ है बहुत, अगर चीज़ अनकाउंटेबल हो तो मच और काउंटेबल हो तो मैनी। हमारा आंसर ऑप्शन सी ए ही रहेगा, बेन कमिटेड अ क्राइम। आगे बढ़ते हुए, बेन कमिटेड अ क्राइम व्हेन ही डैश अ बैंक, व्हेन ही रॉब्ड अ बैंक। रॉब का अर्थ है लूटना, उसने एक बैंक को लूटा। आगे बढ़ने से पूर्व अन्य ऑप्शंस को रिव्यू कर लेते हैं। नोटिस का अर्थ है ध्यान देना, किसी चीज़ को आप नोटिस करते हैं तो आपका ध्यान जाता है। लाइक का अर्थ है पसंद करना, और एंटर्ड का अर्थ है प्रवेश किया, एंटर की सेकंड या पास्ट फॉर्म है। हमारा आंसर ऑप्शन ए ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए, When he robbed a bank, someone dashed the crime. Someone witnessed the crime. Witness का अर्थ होता है साक्षी होना, किसी काम को होते हुए देखना, तो साक्षी या गवाह होना। Someone witnessed the crime and told the police, और उसने पुलिस को बता दिया। अन्य ऑप्शंस पर एक नज़र कर लेते हैं। Spoke past tense है speak का, कहना कुछ। Moved हम जानते हैं मूव है कहीं आना जाना, गतिविधि करना। और साइन का अर्थ है दस्तखत करना, सेकंड फॉर्म या पास्ट फॉर्म हुई साइंड। हमारा आंसर ऑप्शन डी विटनेस्ड ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए, समवन विटनेस्ड द क्राइम एंड टोल्ड द पुलिस चार्ज्ड हिम डैश, चार्ज्ड हिम विथ। विद्यार्थी ध्यान दे, चार्ज का अर्थ है आरोप लगाना, और इसका प्रेपोजिशन है विथ, चार्ज विथ समथिंग। चार्ज्ड हिम विद द क्राइम एंड पुट हिम बिहाइंड बार्स। बिहाइंड बार्स का अर्थ है सलाखों के पीछे, मीन्स जेल में डाल दिया। अन्य ऑप्शंस पर एक नज़र कर लेते हैं। चार्ज्ड हिम इन नहीं, ऑफ या ऑन भी नहीं, चार्ज विथ आरोप लगाना। आगे बढ़ते हुए, अंतिम प्रश्न, द पुलिस चार्ज्ड हिम विद द क्राइम एंड पुट हिम बिहाइंड बार्स, उसे जेल में डाल दिया सलाखों के पीछे। दे ऑल्सो अक्यूज्ड, अक्यूज का अर्थ है आरोप लगाना। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि हिज ट्विन ब्रदर, ट्विन का अर्थ है जुड़वा, उसका जुड़वा भाई बिल ऑफ बीइंग हिज अकम्प्लिस। विद्यार्थी ध्यान दे, अकम्प्लिस का अर्थ है सह अपराधी, अपराध में साथ देने वाला। पुलिस ने उस पर जो है ये आरोप लगाया और उसे जेल में डाल दिया, और ये भी आरोप लगाया कि उसका जुड़वा भाई बिल भी जो है उसका सह अपराधी था, अपराध में सहायता देने वाला व्यक्ति था। अन्य ऑप्शंस में ऑप्शन बी अकम्प्लिश का अर्थ है किसी कार्य को पूरा करना या फिर लक्ष्य पाना। आप किसी लक्ष्य को पाएं, अपने काम को अंजाम दें, किसी प्रोजेक्ट को पूरा करें तो वो अकम्प्लिश करते हैं। एडमायरर है प्रशंसक, और शब्द डी कॉलीग का अर्थ है साथी, सहकर्मी या साथी। हमारा आंसर ऑप्शन ए अकम्प्लिस ही रहेगा। सो ये था आपका एनालिसिस पेपर 864 का। आई होप यू मैनेज टू लर्न अ फ्यू थिंग्स फ्रॉम इट। अच्छे असर के लिए वीडियो को फिर से देखें, वीडियो में सिखाए गए नियमों को लिखें, नोट करें, उनका अभ्यास करें। वीडियो में सिखाई गई वोकैबुलरी को लिखें, नोट करें, याद करें, और बहुत बेहतर होगा उन शब्दों, उन इडियम्स आदि का प्रयोग अपने एग्जाम्पल सेंटेंसेस में करें। सो कीप ट्राइंग, कीप वर्किंग, कीप लर्निंग। ऑल द बेस्ट। थैंक यू एंड बाय बाय।